चाहा है तुझको, चाहेंगे तुझको। एपिसोड 2। मेघा ने अपने पिता की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। वो अपनी ही सोच में गुम थी कि तभी एक आवाज़ उसके कान में पड़ी। दीदी, आप आ गई? भैया से बात हुई क्या? क्या कहा उन्होंने? कब आएंगे वो? उस आवाज़ को सुनकर मेघा अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने देखा कि व्हील चेयर पर बैठा हुआ उसका छोटा भाई अयान जवाब के इंतज़ार में उसकी तरफ देख रहा था। मेघा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अयान के सवाल का क्या जवाब दे। राजवीर के बारे में सच बताकर वो उसकी हेल्थ के साथ और रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए बहाना बनाते हुए बोली। वो भैया का फ़ोन नहीं लग रहा था तो बात नहीं हो पाई। अयान का चेहरा थोड़ा उतर गया, पर फिर भी अगले ही पल वो मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, हो सकता है किसी मिशन पर हो। वैसे अच्छा ही है, अगर वो कुछ और दिन बाद आए तब तक मैं और ठीक हो जाऊंगा और उन्हें चौंका दूंगा, और क्या पता तब तक मैं दोबारा से चलने भी लगूं। मेघा अयान की बातें सुनकर और उसकी आंखों का विश्वास देखकर मन ही मन रो रही थी, पर अपने दिल को मजबूत करके अपनी भावनाओं को अयान के सामने बाहर नहीं आने देना चाहती थी। तभी अयान बोला, आप देखना दीदी, जब मैं चलने लगूंगा ना तब मैं भैया की तरह ही आर्मी ऑफिसर बनूंगा और देश की सेवा करूंगा। अयान की मासूमियत में कही हुई बात से ही मेघा का दर्द गुस्से के रूप में बाहर आने लगा और वो गुस्से में कांपते हुए उस पर चिल्ला पड़ी। खबरदार जो आज के बाद कभी आर्मी में जाने की बात अपनी जबान पर भी लाई तो। और क्या करोगे तुम वहां जाकर? सेना अब देशभक्तों की नहीं रही, वहां अब सच्चे लोगों को गद्दार और झूठों को ईमानदार कहा जाता है। तुम अपना सब कुछ लुटा दोगे पर तुम्हें वहां गद्दार की उपाधि से नवाजा जाएगा, इसलिए ये ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दो, समझे? अयान मेघा का गुस्सा देखकर डर से सिहर उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज से पहले मेघा ने कभी भी उससे इस तरह से बात नहीं करी थी, और आज भी वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने ऐसा क्या कह दिया जो मेघा उस पर इस तरह से चिल्ला पड़ी। वहीं मेघा कुछ शांत हुई और उसकी नज़र रोते हुए अयान पर पड़ी। उसे तुरंत अपने बर्ताव पर पछतावा हुआ और शर्मिंदगी भी महसूस हुई। उसने अगले ही पल अयान को गले लगा लिया और दुखी होते हुए बोली, आई एम सॉरी अयान, मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम पर ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए था। अयान ने मेघा के आंसू पोंछे और घबराते हुए उससे पूछा, दीदी, भैया ठीक तो है ना? अयान के पूछे गए सवाल से मेघा डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी बात का क्या जवाब दे। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए अयान से कहा, भैया को क्या होगा? वो एकदम ठीक है। वो इतने बहादुर हैं, भला उन्हें कुछ हो सकता है क्या? मेघा की बात सुनकर अयान के चेहरे से चिंता दूर हुई और वो गहरी सांस लेते हुए बोला, थैंक गॉड भैया ठीक है, वरना आपकी बात सुनकर तो मैं डर ही गया था। मेघा ने अयान की बात का कोई जवाब नहीं दिया और बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने मन ही मन सोचा, सॉरी अयान, मैंने तुमसे झूठ कहा, लेकिन मैं तुम्हारी सेहत दांव पर नहीं लगा सकती। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें कोई भी इमोशनल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, वरना वो तुम्हारी इम्प्रूवमेंट को अफेक्ट कर सकता है। अपने एक भाई से तो दूर हूँ, अब किसी भी वजह से दूसरे से भी नहीं होना चाहती। मेघा ने अयान की नज़रों से बचकर अपने आंसू पोंछे और कमरे से बाहर चली गई। कुछ दिन शांति से बीत गए थे। आज हुड्डा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलना था, तो नैना और बाकी के दोस्त उसे लेने हॉस्पिटल गए थे। सभी हुड्डा को ठीक देखकर खुश थे, पर नैना एकदम चुप थी। नैना को ऐसे चुप देखकर हुड्डा बोला, फूलन तू इतनी चुप क्यों है? कुछ तो बोल। हुड्डा की बात सुनकर पूजा से रहा नहीं गया और वो दुखी होते हुए बोली, जानती हूँ नैना, जिससे तेरा कनेक्शन जुड़ना था वो अब आउट ऑफ रीच हो गया है, पर तू कब तक ऐसे साइलेंट मोड पर रहेगी? मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। तभी अली भी अपनी भावनाएं रोक नहीं पाया और बोला, हमने अपने कैप्टन राजवीर को खोया है, लेकिन हम सब आज भी इस लड़ाई में आपके साथ हैं, इसलिए खुद को कभी अकेला मत महसूस कीजिएगा। अली की बात सुनकर यूडी बोला, यस डूड, डोंट फॉरगेट कि तेरे दोस्त अब भी तेरे साथ हैं, और अभी तेरे अकेले का मिशन नहीं है, बल्कि हम सबका भी है। हमने भी अपने मेंटर, अपने टीचर कम फ्रेंड कैप्टन राजवीर को खोया है। आलेख चुप खड़ा उन सब की बातें सुनता रहा और फिर बोला, अभी क्या तुम लोग हॉस्पिटल ये सब बातें करोगे? हमें हुड्डा को लेकर एकेडमी भी पहुंचना है, इसलिए बातें बंद करो और चलो। कुछ ही देर में वो लोग हुड्डा को डिस्चार्ज करवाकर वापस एकेडमी ले आए। हुड्डा चारों तरफ देख रहा था, तभी उसकी नज़र कैप्टन राजवीर के रूम की तरफ पड़ी। रूम को देखते ही हुड्डा की आंखों में आंसू आ गए।
उसे वो वक्त याद आने लगा जो उन लोगों ने कैप्टन राजवीर के साथ बिताया था। हुड्डा को इमोशनल होता देख अली ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हुड्डा अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाया और बोला, या रसूल, मैं जिंदगी की सारी शर्तें हारने को तैयार हूँ अगर कोई ये कह दे कि कैप्टन राजवीर जिंदा है। सभी की आंखें भर आईं, पर तभी एक आवाज़ उनके कानों में पड़ी, वेलकम बैक कैडेट्स, या यूं कहूँ ट्रेटर्स। उनके सामने मेजर भार्गव मेजर नायर के साथ खड़े थे। मेजर भार्गव को देखकर वो लोग चौंक गए। मेजर भार्गव एक कुटिल मुस्कान के साथ उनके पास आकर बोले, क्या हुआ कैडेट्स, मुझे देखकर हैरान हो गए? पर अब तुम लोगों ने इतने कारनामे जो किए हुए हैं तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए मुझे तो आना ही था। बाय द वे, हाउ इज़ योर हेल्थ कैडेट हुड्डा? एनीवेज, डजंट मैटर्स। मैं यहाँ एक खास काम के लिए आया हूँ। आप 6 कैडेट्स ने बिना पूछे एकेडमी से बाहर जाकर जो न सिर्फ रूल्स तोड़े बल्कि एक गद्दार की भागने में भी मदद करी, उसके लिए आप 6 कैडेट्स को 3 महीने के लिए डिटेंशन रूम में भेजा जाता है। मेजर भार्गव की बातें सुनकर 6 कैडेट्स चौंक गए, पर कोई बोला नहीं, जिसे देखकर मेजर भार्गव बोले, क्या हुआ कैप्टन राजवीर के होनहार कैडेट्स, आज कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? लेट मी गेस, तुम्हारे कैप्टन यहाँ नहीं है इसलिए? वैसे मानना पड़ेगा, कैप्टन राजवीर ने अपने कैडेट्स को भी अपनी ही तरह बना दिया। गद्दार। मेजर भार्गव की बातों से हुड्डा और आलेख का गुस्सा उबाल खा रहा था, लेकिन पूजा और यूडी ने किसी तरह उन्हें रोक लिया, पर नैना एकदम चुपचाप खड़ी थी। तभी मेजर नायर बोले, कैडेट्स, आधे घंटे के अंदर डिटेंशन रूम में आ जाओ। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। मेजर भार्गव भी वहाँ से जाने लगे, पर तभी उनके कानों में एक आवाज़ पड़ी, आई एम सॉरी सर। वो आवाज़ नैना की थी। नैना की बात सुनकर सब सन्न रह गए। मेजर भार्गव उसकी बात सुनकर रुक गए और उसके पास आकर बोले, कैडेट नैना सिंह आलूवालिया, क्या आपने मुझसे कुछ कहा? नैना ने हाँ में सर हिलाया और बोली, यस सर, आई एम सॉरी, गलती मेरी थी। मैं हर बात पर ओवर रिएक्ट कर रही थी। भैया के लिए लड़ते लड़ते मैं कैप्टन राजवीर को भी खो बैठी, पर अब इस जंग को मैं यही खत्म करना चाहती हूँ। अब मुझ में इस सिस्टम से लड़ने की और ताकत नहीं है, और ना ही अब किसी और अपने को खोने की हिम्मत है। मैं बस अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहती हूँ और एक ऑफिसर बनना चाहती हूँ। नैना की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग चौंक गए। वहीं मेजर भार्गव को भी बहुत हैरानी हुई, पर फिर उन्होंने एक कड़वी मुस्कान के साथ उससे पूछा, तो आज तुम मानती हो कि तुम्हारा भाई गद्दार था? नैना ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस के साथ कहा, जी सर, मैं मानती हूँ। मेजर भार्गव फिर बोले, तो क्या तुम मानती हो कि कैप्टन राजवीर गद्दार थे? एक बार फिर नैना ने अपना मन कड़ा करते हुए कहा, जी सर, मैं मानती हूँ। नैना की बात सुनकर मेजर भार्गव बोले, गुड, सज़ा पूरी होने के बाद तुम अपनी ट्रेनिंग दोबारा से शुरू कर सकती हो, लेकिन अगर कोई चालाकी की तो अंजाम और भी बुरा हो सकता है। नैना ने मेजर की आंखों में आंखें डालकर कहा, जानती हूँ सर। मेजर भार्गव वहाँ से चले गए। मेजर भार्गव के जाते ही हुड्डा बोला, फूलन, ये तूने मेजर भार्गव से क्या कहा? नैना ने एक सीधे शब्दों में कहा, वही जो तुमने सुना, अब मुझे इस बारे में कोई और बात नहीं करनी है। ये कहकर नैना वहाँ से चली गई। नैना के इस बदले बर्ताव से सब हैरान थे, सिवाय आलेख के। वो उसके पीछे गया। नैना अपने कमरे की खिड़की के पास गुमसुम खड़ी थी। आलेख उसके पास गया और बोला, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है नैना? आलेख की बात सुनकर नैना उसे देखकर बोली, वही जो मैंने बाहर कहा था। जिसे सुनकर आलेख बोला, एड़ा समझा है क्या आप उनको? तू झिकने वालों में से नहीं, लड़ने वालों में से है। अब सीधे सीधे सच बता और अब बात घुमाने की कोशिश मत करना। नैना ने उसकी आंखों में देखा और एक गहरी सांस ली। उसने अलमारी खोली और कुछ बाहर निकाला। क्या था वो? क्या नैना सच में झुक गई थी या किसी बड़े प्लान की शुरुआत थी? आगे की कहानी देखने के लिए देखते रहिए चाहा है तुझको, चाहेंगे तुझको कहानी का अगला भाग सिर्फ अपने चैनल द स्टोरी करी पर।
आपको ये कहानी कैसी लग रही है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर ऐसे ही किसी और सीरियल की कहानी को आप दूसरे नज़रिए से देखना चाहते हैं तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, मैं उसे भी बनाने की कोशिश करूँगी। टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।